हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे केबल और वायर इंडस्ट्रीज के लीडर पॉलीकैब की, और उसे कंपेयर करेंगे उसी की टाइप के प्लेयर केआई और हेवल्स से, जिनके रिजल्ट ऑलरेडी आ गए हैं। और इसके साथ साथ हम पॉलीकैब की Q3 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी कौन कौन से क्या इंसाइट्स निकलती है, रिस्क के बारे में जान करेंगे और कंपैरिजन करेंगे बाकी दो प्लेयर से, और फाइनली इसको हम कंक्लूड करेंगे वीडियो को। तो पहले बात करते हैं पॉलीकैब के Q3 के रिजल्ट कैसे आए। पॉलीकैब के मिक्स बैग रिजल्ट थे। पॉलीकैब ने रेवेन्यू में 46% ग्रोथ दिखाई है Q3 में। इबीटा में उनकी ग्रोथ 34% है। अब 34% की रेवेन्यू ग्रोथ क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाई इबीटा में? इसका रीज़न है उनके इबीटा मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं, 3% से ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इस बार 12.7 है, लास्ट क्वार्टर में 15.8 थे। ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन ऑब्जर्व किया है कंपनी ने। इसका रीज़न हम इनसाइट्स जब बात करेंगे तब बात करेंगे। इसके अलावा इनको भी इम्पैक्ट पड़ा है, जो ग्रेजुएटी का प्रोविजनिंग है, जो नए रूल आए सरकार के लेबर लॉस के, उससे इनको भी इम्पैक्ट पड़ा है। हेवल्स ने भी अपनी कॉल में बोला था, उनको भी इम्पैक्ट पड़ा है। पैट इनका 36% वाई ऑन वाई ग्रोथ है, अगेन रेवेन्यू से कम ग्रोथ है, वही रीज़न है इबीटा मार्जिन डिक्लाइन, तो पैट मार्जिन भी इनके डिक्लाइन हुए हैं। आरओसी इनका 31.8% है, काफ़ी अच्छा आरओसी है। नेट कैश पोजीशन पे है कंपनी, 3000 करोड़ कैश है बैंक पे। इसके अलावा कैपेक्स लगातार कंपनी करती रहती है, 1200 से 1600 करोड़ FY30 तक का कंपनी का लगातार टारगेट है। इसका मतलब कंपनी डिमांड देख रही है काफ़ी आने वाले समय तक। बट अगर मैं 9 महीने के नंबर्स की बात करूं तो कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। अगर 9 महीने की बात करूं, इस क्वार्टर में नहीं मिला। अगर 9 महीने की बात करूं तो 30% की इनकी ग्रोथ है रेवेन्यू में, 47% की इबीटा में ग्रोथ और पैट में भी 47%। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज 9 मंथ के नंबर के बेसिस पे मिला है, बट इस क्वार्टर में नहीं मिला उन्हें। अब बात करते हैं ये सेगमेंट वाइज के जो इंसाइट्स जानते हैं Q3 को कॉन कॉल हुई, उनसे इंसाइट्स, और उसी में आपको रीज़न मिलेगा कि इनके इबीटा मार्जिन क्यों डिक्लाइन हुए। इनकी सबसे बड़ी डिवीजन जो 88% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है वो केबल और वायर्स डिवीजन है। उसमें 40% की इनकी वॉल्यूम ग्रोथ है और रेवेन्यू ग्रोथ 53% है। अब ये जो 53% ग्रोथ है, ये इनकी अभी तक जो हेवल्स और केआई ने रिजल्ट दिया है उनसे काफ़ी ज़्यादा है। केआई की केवल 20% ग्रोथ है केबल्स वायर्स की, हेवल्स की ग्रोथ केबल्स वाले पार्ट में 30% की है, 30 to 35 के बीच में है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बट इनकी 53% है। तो इन्होंने उस डिवीजन में, अगर मैं सेम डिवीजन की बात करूं, इनकी ग्रोथ उनसे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये मार्केट शेयर कहीं ना कहीं गेन कर रहे हैं। अब उसके अलावा मैं बात करूं रीज़न क्या है इनका, कि इनके डिक्लाइन क्यों हुए। इनके मार्जिन केबल वायर डिवीजन में 12.1% हो गए, जो कि लास्ट क्वार्टर में 15.1, 3% 300 बिप्स से डाउन हुआ है। अब उसका रीज़न क्या है? 3 रीज़न उन्होंने बताया। एक तो इनपुट कॉस्ट इनकी बहुत बढ़ गई रॉ मटेरियल की। आप जानते हैं कि कॉपर के प्राइस और एल्युमिनियम के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आजकल सब चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, गोल्ड के बढ़ रहे हैं, सिल्वर के बढ़ रहे हैं, कॉपर के भी बढ़ रहे हैं और एल्युमिनियम के भी बढ़ रहे हैं। तो ये प्राइस है, ये टोटल पास ऑन नहीं कर पाया एंड कस्टमर को, बिकॉज ये क्या चाहते थे, डिमांड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो ये धीरे धीरे कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। और इनका कहना है ये 75 to 80% पास ऑन कर चुके हैं, बट अभी भी 20% बची है। इस कारण से इनको मार्जिन डिक्लाइन देखने को मिला है। बट ये बोल रहे हैं ट्रांजिएंट इन नेचर है, ये आने वाले क्वार्टर में इस मार्जिन को डेफिनेटली इंप्रूव कर लेंगे। बट इसमें केवेट ये है कि कितने मार्जिन और आपके रॉ कमोडिटी के बढ़ते हैं, बिकॉज कॉपर ने लास्ट 3 महीने में ही 21% से ज़्यादा, मतलब अगर आप सितंबर से दिसंबर तक देखो तो 21% का इन्फ्लेशन देखा है। एल्युमिनियम में 10 से 15% के बीच में है। इसके अलावा सेकंड रीज़न इनका ये है कि इनकी इंस्टीट्यूशनल मिक्स ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू चैनल मिक्स। अब इंस्टीट्यूशनल मतलब आप किसी एजेंसी को दे रहे हो अपना मटेरियल, या आप यू कैन से रियल एस्टेट डेवलपर को दे रहे हो, तो वहाँ पे मार्जिन कम होता है एज़ कम्पेयर टू चैनल पार्टनर, मतलब रिटेलर को देना और वो एंड यूज़र को बेचता है, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होते हैं। तो इस बार इनका जो है मिक्स जो है इंस्टीट्यूशन की तरफ ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये है मार्जिन डिक्लाइन का। थर्ड, इनके इंटरनेशनल बिजनेस में इनको ग्रोथ नहीं देखने को मिली, जो कि इनको उम्मीद थी मिलेगी बट नहीं मिली। उसका रीज़न वही है कि यूएस टैरिफ ओवरहैंग चल रहा है, तो ये भी इम्पैक्ट हो रहा है। ऑल्दो इनके बिजनेस का कम पार्ट है, बट इन्हें उसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली। तो ये 3 बेसिक रीज़न है जिसके कारण से इनको मार्जिन डिक्लाइन देखने को मिला है। बट ये लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय में ये इससे बेहतर मार्जिन उम्मीद कर रहे हैं कि इस आने वाले क्वार्टर में देंगे। और इन्होंने बोला 2022 में भी इस तरीके की साइकिल आई थी, कमोडिटी साइकिल, उसमें भी इन्होंने बोला था कि एक आधे क्वार्टर में हमने रिकवर कर लिया था और हमने अपने मार्जिन पे रिवर्ट हो गए थे।
सेकेंड इनकी डिवीजन है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो कि इनके 6% ऑफ डिवीजन है। थर्ड ईपीसी है, वो भी 6% है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में इनका मार्जिन रेवेन्यू तो 17% ग्रोथ गुड है इनकी, बट इनका EBITDA मार्जिन अभी 2.9 है। देखिए पहले तो लॉस देते थे, अब धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रहा है, बट अभी भी 2.9% है। लॉन्ग टर्म में ये बोलते हैं 2030 तक ये मार्जिन 8 से 10% हो जाएगा, और रेवेन्यू इनका हमेशा 1.5 to 2x ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ रहेगा, बट मार्जिन इनके 2.9 है, तो वो भी ड्रैग करता है ओवरऑल मार्जिन को। ईपीसी सेगमेंट की बात करूँ तो उसमें रेवेन्यू परसेंटेज केवल 4% है, EBITDA मार्जिन 6.7 है। तो वो तो ये बोलते भी है कि सस्टेनेबल मार्जिन उसमें हाई सिंगल डिजिट ही है, इनके 6.7 है। ऑल्दो ये बोल रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में इससे कुछ बेहतर मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट रेवेन्यू पैमाने पे काफ़ी अच्छे हैं, बट EBITDA मार्जिन इनका डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बट ट्रांजिएंट इन नेचर है। देखिए कमोडिटी इन्फ्लेशन आपके हाथ में नहीं है, तो ये इम्पैक्ट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाले क्वार्टर में ये इसको इम्प्रूव कर लेगी, जैसा कि मैनेजमेंट कह रही है। अब इसमें रिस्क क्या है सबसे बड़े पॉलीकैब में जो मुझे दिखते हैं? देखो एक तो यही है कि आप धीरे धीरे पास ऑन कर रहे हो, लेकिन इस समय तो रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन मतलब आप कमोडिटी के प्राइसेस एल्यूमिनियम कॉपर के, तो इफ़ दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू प्रॉपर्ली तो इनके मार्जिन पे हमेशा प्रेशर बना रहेगा, राइट। डिमांड प्रोटेक्ट के चक्कर में इनके मार्जिन पे प्रेशर बना रहेगा। दूसरा एक्सपोर्ट अनसर्टेनिटी है, यूएस टैरिफ के कारण इनके एक्सपोर्ट पे अनसर्टेनिटी। यूएस टैरिफ तो मतलब पता ही नहीं कब होगा वो डील साइन होगी, तो वो इनके एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करती है, और एक्सपोर्ट इनका हाई मार्जिन बिजनेस है, 15% से ज़्यादा का मार्जिन करते हैं उसमें, तो उससे इम्पैक्ट होता है इनको। और तीसरा ये है कि एफएमईजी की मार्जिन अभी भी 2.9% है, तो वो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड है। कब बहुत टाइम लगेगा इन्हें एक अच्छे मार्जिन पे आने पे, वो इनके ओवरऑल मार्जिन को ट्रैक करते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न जो चौथा मुझे लगता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले की देखूँ पॉलीकैब को, तो वहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क मुझे ये लगता है कि बड़े बड़े प्लेयर एंटर हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वायर केबल्स में। इसमें आदित्य बिरला अदानी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो इसमें एंटर हो रहे हैं। देखिए जब नए प्लेयर एंटर हो गए ना, तो ग्रोथ देखो, डिमांड तो है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि क्या है वायर केबल आपको हर जगह चाहिए। एआई जहाँ जितने डाटा सेंटर है वहाँ चाहिए, सोलर में चाहिए, ईपीसी में चाहिए, ट्रांसमिशन में चाहिए, तो हर जगह आपको वायर केबल चाहिए। तो डिमांड तो अच्छी खासी है इनको, और वो स्ट्रक्चरल टेलविंड के तहत है, ये वाली इंडस्ट्री की डिमांड रहेगी। बट मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है कि अगर जब नए प्लेयर आएंगे, और उनकी पॉकेट भी बहुत डीप है, तो वो एक बड़ा चैलेंज लगता है लॉन्ग टर्म में मुझे इस पे। अदरवाइज कंपनी बहुत ही अच्छी है, लास्ट 3 साल में 25% की रेवेन्यू ग्रोथ, और पैट तो और भी ज़बरदस्त ग्रोथ है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी बाकी दोनों प्लेयर हेवल्स और केआई से, तो देखिए हेवल्स की ग्रोथ, हेवल्स ने रेवेन्यू ग्रोथ 14% की करी है, केआई ने 20% की करी है, बट दोनों ने अपने EBITDA मार्जिन को प्रोटेक्ट रखा है। इनफैक्ट दोनों की अगर मैं बात करूं तो EBITDA मार्जिन हेवल्स के तो थोड़े से बड़े हैं, 9.4% है, लास्ट क्वार्टर में 9.3 थे, और KI के 11.98 है, लास्ट क्वार्टर में 11.43 थे। तो इन्होंने अपने मार्जिन को, बल्कि ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ी सी मिली है दोनों को, बट ओवरऑल लेवल पे अभी भी इनके EBITDA मार्जिन पॉलीकैब से कम है, राइट। बट अगर मैं एप्पल टू एप्पल अगर सेम डिवीजन की बात करूँ केबल वायर्स की, तो हेवल्स की 33% ग्रोथ है, KI की 20% है, और पॉलीकैब ने 53%। तो मतलब यानी कि डेफिनेटली मार्केट शेयर जीता है पॉलीकैब ने एज़ कम्पेयर टू KI और हेवल्स केबल्स डिवीजन में। तो यहाँ पे क्लियर विनर दिखता है, और जो उनकी मार्जिन डिक्लाइन है वो ट्रांजिएंट इन नेचर है। तो डेफिनेटली मुझे पॉलीकैब के रिजल्ट, अगर देखो कुछ तो है कि मार्जिन घटा है, तो डेफिनेटली पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट, बट ओवरऑल मुझे इन दोनों के रिजल्ट से उसके रिजल्ट बेटर लगते हैं, क्योंकि ओवरऑल अभी भी बीटा पैट मार्जिन में पॉलीकैब उनसे आगे है, और ये मार्जिन और बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कंपैरिजन करूं इन तीनों का, अगर एक समराइज़ कर दूं इस कंपैरिजन को, तो देखिए पॉलीकैब का बड़ा बेस है, राइट। उस बड़े बेस पे भी ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू हेवल्स और KI। और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करूं, अगर एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करूं, EBITDA % मार्जिन, पैट मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ, सब पे इनसे बेटर कर रहा है वो, तो यहाँ पे भी बेटर लगता है। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, तो पॉलीकैब ट्रेड करता है लगभग 40 PE पे, KI करता है 46 to 44, हेवल्स करता है 55 के लगभग 54-55 पे। तो वहाँ पे भी देखो पॉलीकैब KI का तो डायरेक्ट कंपैरिजन है, बिल्कुल सिमिलर टाइप के प्लेयर है, तो मुझे पॉलीकैब डेफिनेटली बेटर लगता है, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, एब्सोल्यूट मार्जिन भी उसके ज़्यादा है, तो और वैल्यूएशन भी कम है। तो अगर मुझे इन दोनों में से कुछ लेना ही है, इफ़ आई वांट टू प्ले विद दिस थीम, कि मैं भाई इस थीम को प्ले करना चाहता हूँ वायर केबल को, तो पॉलीकैब मुझे बेटर प्लेयर लगता है एज़ कम्पेयर टू KI एज वेल एज हेवल्स।
ऑल्दो हेवल्स बाकी चीज़ें एसी वाली डिवीजन में भी है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता उनका, बट अगर मुझे इन तीनों में से एक प्लेयर चूज़ करना है तो वो पॉलीकैब होगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाता आया है वो पिछले 3-4 साल में, और लगातार ग्रोथ दिखाता रहा है और अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करता है। मतलब काफ़ी एफिशिएंट प्लेयर है, ग्रोथ में, रेवेन्यू में, एबिटा में, पैट में, हर चीज़ में एफिशिएंट प्लेयर है, कैश पोजीशन है, और टारगेट भी अब हर साल उसको कैपेक्स करता रहेगा, उसका टारगेट है 1500-1600 करोड़ का, तो अच्छा प्लेयर दिखता है मुझे। अब अगर मैं फाइनल एक 2 लाइन का कंक्लूजन बताऊँ तो पॉलीकैब मुझे एक बेटर प्लेयर लगता है, जो कि बेटर ग्रोथ दिखाता है मुझे एज़ कम्पेयर टू के हेवल्स। सो इफ़ आई हैव टू प्रेफर वन, आई वुड प्रेफर पॉलीकैब। बट हाँ, 40 के पीई पे है तो चीप नहीं है किसी भी हालत में, चीप ये भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके नए प्लेयर आए और इसकी भी प्रॉफिट मार्जिन गिरे तो ये पी डीरेट होने में देर नहीं लगेगी। बट हाँ, इफ़ दे आर एबल टू सस्टेन द एबिटा मार्जिन, मतलब मुझे लगता है कि डिमांड रहेगी, रेवेन्यू ग्रोथ तो कंपनी दिखाती रहेगी, बट एबिटा मार्जिन हमें देखना पड़ेगा कि नए प्लेयर के आने से इनकी एबिटा मार्जिन पे और इम्पैक्ट ना पड़े। अगर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इवन 40 पे भी डीरेट हो जाएगा। बट हाँ, लेकिन अगर जब तक नए प्लेयर नहीं आते तो मुझे इन 3 प्लेयर में पॉलीकैब सबसे बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू हेवल्स और एज़ कम्पेयर टू केआई, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट भी इसमें सबसे ज़्यादा है, रिस्क रिवार्ड रेशन एज़ कम्पेयर टू बोथ प्लेयर इसमें ज़्यादा है। आप बताइए आपका क्या व्यू है, आपका इन तीनों में कौन सा आपको बेटर लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे डालिएगा। थैंक यू वेरी मच।